हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दी अनफिल्टर्ड एजुकेशन। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स दैट इज़ ऑफ 21 मार्च। आज के हम करंट अफेयर्स देखेंगे कि आज क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो हमारे एग्जाम पर्पज से हमारे लिए यूज़फुल साबित हो सकती है। तो इसके अंदर आज के हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ऐसे डेवलपमेंट्स जो हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो लेक्चर। सबसे पहला यहाँ पे टॉपिक हमने लिया है वाइड डिस्पैरिटीज इन ह्यूमन डेवलपमेंट। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की जो रिपोर्ट आती है, HDI की जो रिपोर्ट आती है, उसके अनुसार ये पाया जा रहा है कि हमारे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिस्पैरिटीज़ हैं। चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि किस तरीके की डिस्पैरिटीज़ इंडिया के अंदर देखी जा रही है और HDI होता क्या है, अपने आप में HDI है क्या, उसके बारे में हम जानते हैं। सो व्हाट इज़ HDI? HDI इज़ ए स्टैटिस्टिकल मेजर, मतलब ये नंबरों के अंदर, आंकड़ों के अंदर मापे जाने वाली चीज़ है। और किस चीज़ के लिए है ये? इवेल्युएट क्या करता है? तो ये इवेल्युएट करता है ह्यूमन डेवलपमेंट को। आप खुद देखिए, आप पॉपुलेशन के अंदर और ह्यूमन रिसोर्स के अंदर आराम से डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है उनके बीच में। तो इस रिपोर्ट के थ्रू हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हम कहाँ तक पहुँचे, हमारा ह्यूमन कितने डेवलप हुए हैं। ठीक है, ये किसने बनाया है? ये बनाया है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, दैट इज़ UNDP ने ये जो है मेजर बनाए गए हैं। इसके अंदर हम 3 चीज़ों को चेक करते हैं। सबसे पहले उनकी लॉन्ग और हेल्थी लाइफ, इस चीज़ को चेक किया जाता है। दूसरी, उनके नॉलेज के बारे में चर्चा की जाती है, वो देखा जाता है कि नॉलेज का लेवल क्या है। और तीसरा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बारे में यहाँ पे जो है ध्यान दिया जाता है कि वो किस लेवल पे है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उस नेशन का किस लेवल पे है। और उसके अनुसार जो है 0 से लेके 0 to 1 इसके बीच में कहीं ना कहीं वो रैंक करते हैं। अगर 0 की तरफ हैं तो उनका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा लो है, उनका स्कोर काफ़ी ज़्यादा कम है, उनके यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं है उतना। और अगर वो 1 की तरफ है तो हम ये चीज़ कह सकते हैं कि वहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से ह्यूमन डेवलपमेंट चल रहा है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। चलिए अब बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 एंड 22 की। ये क्या कहता है इंडिया के बारे में, उसके बारे में चर्चा करते हैं। इस डेवलपमेंट रिपोर्ट के सामने आने के बाद ये चीज़ मालूम चल रही है कि इंडिया ग्रो तो कर रहा है, इंडिया के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ तो है, बट इंडिया का ह्यूमन डेवलपमेंट उतना बेहतरीन तरीके से नहीं हो रहा। आप इस चीज़ को देख सकते हैं, 132 आउट ऑफ 191 नेशन। और इसके अंदर आपको जान के हैरानी होगी कि हम बांग्लादेश और श्रीलंका से भी पीछे हैं। इन दोनों नेशन से भी हम पीछे चल रहे हैं किस चीज़ में? ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर। कुछ स्टेट्स जो हैं वो कंसिडरेबली डेवलप किए हैं, अपने आप को बेहतर उन्होंने परफॉर्म किया है, जैसे दिल्ली की बात ले लें। और कुछ स्टेट्स जो हैं वो पीछे की तरफ भी चल रहे हैं, बिहार जैसे स्टेट। अगर टॉप 5 स्टेट्स की हम बात करें तो उसके अंदर सबसे पहला है दिल्ली, फिर है गोवा, केरला, सिक्किम एंड चंडीगढ़। यहाँ पे आप ये चीज़ देख सकते हैं कि ये जो है आगे की तरफ चल रहे हैं, लीड कर रहे हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को। इसी के साथ साथ बॉटम 5 स्टेट्स की बात करें तो बिहार, यूपी, MP, झारखंड और आसाम, ये सबसे पीछे चल रहे हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में। तो आप देख सकते हैं कि इंडिया के अंदर अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके के हम फिगर देख रहे हैं कि किसका क्या जो है रोल है और कितना वो डेवलप कर चुके हैं। डन। चलिए अब समझते हैं कि इसके रीज़न क्या हैं, कि क्यों ऐसे रीज़न है। सबसे पहला रीज़न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न, दैट इज़ अनइवन इकोनॉमिक ग्रोथ। आप ये देखिए, जब हम गुजरात की बात करते हैं, गुजरात में इतनी इंडस्ट्रीज़ हैं, इतने सारी चीज़ें हैं, इतने रिसोर्सेज हैं, और मैं कह सकता हूँ कि कमाने के इतने संसाधन हैं। पर क्या वो संसाधन आपको बिहार में मिलेंगे? क्या वो संसाधन आपको झारखंड में मिलेंगे? क्या वो संसाधन आपको उड़ीसा में मिलेंगे? जी नहीं, ऐसे रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे। तो हम कह सकते हैं कि अनइवन ग्रोथ है। एक देश जो है, देश के अंदर एक स्टेट जो है बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है और दूसरा स्टेट बहुत ज़्यादा पीछे चल रहा है। तो ये अनइवन ग्रोथ जो है पहला कारण है। दूसरा, हम यहाँ पे अगर एजुकेशन, हेल्थ केयर और बेसिक एम्यूनिटीज़ दे भी रहे हैं तो उनकी क्वालिटी उतनी बेहतर नहीं है, वो क्वालिटी में उतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। हम ये परेशानी फेस कर रहे हैं। सिर्फ दिया जा रहा है खाना पूर्ति के लिए कि चलो हमको देना है इसलिए दे दिया, बट उसकी क्वालिटी पे फोकस नहीं किया जा रहा। और इंडिया जो है इकोनॉमिक ग्रोथ पे तो फोकस करता है कि किस तरीके से ग्रो करना है, बट इंडिया अपने ह्यूमन डेवलपमेंट को प्रायोरिटाइज नहीं कर रहा। उसे करना पड़ेगा, इस पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि आप सब ये चीज़ जानते हैं कि 2023 के अंदर हम चाइना के भी आगे निकल जाएंगे पॉपुलेशन के टर्म्स में। और अगर हम चाइना के आगे निकल गए
द ओनली वे आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम इज़ कि हमारी जो पॉपुलेशन है, हमारी जो जनसंख्या है, जो हमारे लिए बर्डन बनेगी, हम उसे अपना हथियार बना लें। हथियार कैसे बनाएंगे? उन्हें एजुकेशन देके, उन्हें हेल्थ देके, ये चीज़ देके हम उन्हें अपना हथियार बना लेंगे। ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो अब इंडिया को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। तो ये था हमारा पहला आर्टिकल। अब दूसरे आर्टिकल की बात करते हैं, जिसके अंदर बताया गया है शुगर एक्सपोर्ट के बारे में। अब ये शुगर एक्सपोर्ट की चर्चा हमारे सामने कहाँ से आई, क्या इसका बेस बना, कॉन्टेक्स्ट क्या बना, उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट ये है कि इंडिया जो है वर्ल्ड में नंबर 2 पोजीशन पे आ गया है। सबसे पहला कौन है? फर्स्ट है ब्राज़ील और दूसरा इंडिया। सेकंड पोजीशन पे कौन आ गया है? इंडिया आ गया है। तो हमने ये चीज़ देखी कि इंडिया सेकंड नंबर पे आ गया है। इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है और कंज्यूमर है शुगर का। इंडिया किसको देता है, एक्सपोर्ट किसको करता है? वैसे नेशंस का आप यहाँ पे नाम देखिए, इंडोनेशिया, बांग्लादेश एंड सऊदी अरेबिया। नाउ व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, मैंने यहाँ पे मेंशन क्यों किया है इन देश के नाम, इसके लिए मैं आपको आगे बताऊँगा। फिलहाल आप इन देशों के नाम को याद कर लें, अपने दिमाग में बैठा लें, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ शुगर। दो तरीके की शुगर होती है। सबसे पहले क्या हो गई? ब्राउन शुगर। दिस इज नॉट प्रोसेस्ड, नॉट प्रोसेस्ड। जब इसकी बात करते हैं तो ये हो गई रिफाइंड। जब हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो दिस इज इजीली एक्सपोर्टेड, ठीक है, क्योंकि इसके लिए हमें कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं देना पड़ता और डायरेक्टली जो है इसको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बहुत बाद में आगे जाके उसे रिफाइन कर लिया जाएगा। तो सबसे ज़्यादा जो इजीली एक्सपोर्ट की जा सकती है वो शुगर कौन सी है? तो वो रॉ ब्राउन शुगर। इसे बहुत ही आसानी से जो है एक्सपोर्ट किया जा सकता है। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। कितने टाइप की? 2 टाइप की, रॉ ब्राउन शुगर एंड रिफाइंड वाइट शुगर। अब बात करते हैं कि इंडिया को एडवांटेज क्या है इंडियन रॉ शुगर के रिगार्डिंग। किस तरीके से मार्केट के अंदर इंडिया जो है एडवांटेजियस पोजीशन हासिल करके बैठा है। पहली चीज़ तो ये कि हमें सीजनल एडवांटेज है, ठीक है। सीजनल एडवांटेज कैसे? ब्राज़ील का और इंडिया का जो एनवायरनमेंट है और बोल सकते हैं सीज़न जो है वो एक दूसरे से अलग है। तो जब ब्राज़ील के अंदर ऑफ सीज़न चल रही है, ब्राज़ील के अंदर किसी तरीके का प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, तो उस समय पे इंडिया क्या कर सकता है? अपने प्रोडक्ट को बेहतरीन तरीके से बेच सकता है, राइट। दूसरी, फ्राइट कॉस्ट सेविंग। फ्राइट कॉस्ट सेविंग मैं किस तरीके से कह रहा हूँ? क्योंकि आप ये देखिए, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया, ये इंडिया के पास पड़ते हैं, इंडिया के नज़दीक वाले मुल्क हैं। बट जब हम बात करें ब्राज़ील की, अगर ब्राज़ील इतना दूर एक्सपोर्ट करेगा तो उसे कितना ज़्यादा पैसा देने पड़ेगा और उसके कॉस्ट की वैल्यू कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, प्राइस कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसके लिए इंडियन शुगर इज़ फ्री ऑफ डेक्सट्रेन। डेक्सट्रेन क्या है? एक बैक्टीरियल कंपाउंड है जो डेवलप होता है जब शुगर केन बहुत समय तक धूप में पड़ी रहे। और इंडियन गुड्स जो है, इंडियन शुगर जो है वो इससे फ्री है। क्यों? क्योंकि हम तुरंत उसे प्रोसेस कर लेते हैं, हम उसे धूप में पड़े ही नहीं रहने देते। प्रोसेसिंग हमारी बहुत जल्दी हो जाती है, ठीक है। तो इसके लिए ये जो 3 रीज़न है ये हमें क्या दे देते हैं? ये हमें दे देते हैं एडवांटेज इन दी वर्ल्ड मार्केट। वर्ल्ड मार्केट में हमें एडवांटेज मिल जाता है। अब गवर्नमेंट ने क्या क्या पॉलिसीज सामने रखी हैं ताकि प्रोडक्शन इंक्रीज किया जा सके शुगर केन का? सबसे पहला तो FRP, फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस। मतलब अगर कोई भी शुगर केन उगा रहा है और किसी को खरीदना है तो गवर्नमेंट ने एक मिनिमम प्राइस तय कर रखी है कि इतना प्राइस तो आपको देना ही देना पड़ेगा, इससे कम में नहीं चलेगा। दूसरी चीज़, एनकरेजिंग एथेनॉल प्रोडक्शन। एथेनॉल प्रोडक्शन आपको मालूम है कि शुगर केन का जो बचा हुआ हिस्सा है उससे काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इसके लिए जब एथेनॉल प्रोडक्शन को एनकरेज करेंगे तो लोग ये चीज़ देखेंगे कि शुगर केन उगाने से अब उनको फ़ायदा है, फसल से भी फ़ायदा और बाकी सारी चीज़ों से भी फ़ायदा है। तो इसके लिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये 2 जो पॉलिसीज़ हैं ये गवर्नमेंट ने इंसेंटिव दिए हैं ताकि प्रोडक्शन को इंक्रीज कराया जा सके। अब बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ केयर सेक्टर। हेल्थ केयर सेक्टर में किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो है मदद ली जा सकती है। कॉन्टेक्स्ट क्या बना है? कॉन्टेक्स्ट ये बना है कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR इसने एथिकल गाइडलाइंस इशू करी है कि अगर आप AI को इस्तेमाल करना चाहते हैं हेल्थ केयर बायोमेडिकल रिसर्च में तो इन गाइडलाइंस को आपको जो है फॉलो करना पड़ेगा, इन गाइडलाइंस का ध्यान देना पड़ेगा। अब क्या क्या है वो गाइडलाइंस, उसके बारे में एक एक चर्चा कर लेते हैं।
पहली चीज़ तो अकाउंटेबिलिटी एंड लायबिलिटी। क्या जो आप एआई इस्तेमाल कर रहे हैं वो अकाउंटेबल है? क्या वो चीज़ सही तरीके से आपको आउटपुट देगी? उसका कोई नुकसान तो नहीं है? दूसरी चीज़ ऑटोनॉमी, किस हद तक वो ऑटोनॉमी के साथ फंक्शन करेगा? क्या उसके ऊपर किसी की सुपरविजन होगी, और अगर सुपरविजन होगी तो किस तरीके से होंगी? इन सारी गाइडलाइंस जो हैं यहाँ पे इंक्लूड की गई हैं। डेटा प्राइवेसी, बहुत ज़्यादा प्राइवेट डेटा जो है इन लोगों के पास होगा, किसी की हेल्थ के बारे में, किसी की मेडिकल कंडीशन के बारे में। तो ऐसी डेटा किस तरीके से प्राइवेट रहेगी, किस तरीके से सिक्योर्ड रहेगी, उसके ऊपर यहाँ पे गाइडलाइंस के बारे में बात करी गई है। कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन में कौन कौन इंक्लूडेड होगा, कौन साथ में जुड़ के इस सारी चीज़ को डेवलप करेगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। रिस्क मिनिमाइजेशन एंड सेफ्टी, किस तरीके से रिस्क को मिनिमम रखा जाए, कम से कम रखा जाए, और सेफ्टी के ऊपर ध्यान दिया जाए, ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है। तो हमने पहले 5 पॉइंट जो हैं वो डिस्कस कर लिए। अब बात आती है एसेसिबिलिटी। क्या ऐसी तो कोई चीज़ नहीं है कि जिसे हैंडल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाए? हमें हैंडलिंग भी उसमें आसान चाहिए, हैंडलिंग भी जो है ऐसी परेशान करने वाली नहीं होनी चाहिए। ऑप्टिमाइजेशन ऑफ डेटा क्वालिटी, ऑप्टिमाइज तरीके से काम करे, जो हमें डेटा दें और जो डेटा सामने से आए वो बहुत बेहतर हो। अगर हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं किसी मेडिकल प्रोसीजर के अंदर, तो जो डेटा हमें मिल रहा है वो एडिक्वेट होना चाहिए, सही होना चाहिए। नॉन डिस्क्रिमिनेशन, किसी तरीके से डिस्क्रिमिनेट ना करें। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ट्रस्ट वर्दीनेस, कि उस पर आप ट्रस्ट कर सकें, उस मशीन पे ट्रस्ट कर सकें, उस सॉफ्टवेयर पे ट्रस्ट कर सकें कि ये जो आपको आउटपुट दे रहा है, ये जो आपको डेटा दे रहा है, ये बिल्कुल सही है, इसमें किसी तरीके की इशू नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। अब इस गाइडलाइन की सिग्निफिकेंस क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है? देखिए, एआई हर जगह घुस रहा है और धीरे धीरे वो आएगा भी, हर एक चीज़ में आएगा। बट जब हम हेल्थ और मेडिकल केयर की बात करते हैं तो ये बहुत ही क्रिटिकल और बहुत ही संजीदा सेक्टर है। यहाँ पे गाइडलाइंस ज़्यादा स्ट्रिक्ट होनी चाहिए। हमने हाल फिलहाल में देखा किस तरीके से जो है एआई हेलुसिनेट कर रहा था। चैट जीपीटी, वो कुछ के कुछ आंसर दे रहा था, उसे मालूम ही नहीं है वो क्या कह रहा है। तो ऐसी चीज़ अगर मेडिकल सेक्टर में हुई, हेल्थ सेक्टर में हुई, तो लोगों की जान को खतरा हो सकता है। इसके लिए ये जो गाइडलाइंस हैं वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो जाती हैं। पहली चीज़ तो ऑटोनॉमी वाला प्रिंसिपल ये बताता है कि उसके ऊपर ओवरसाइट रहेगी, उसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा। दूसरी चीज़, एज अ पेशेंट, अगर मैं नहीं चाहता कि मेरे ऊपर एआई ऑपरेट करे, मेरा ध्यान एआई रखे, तो ये चीज़ मैं बात बता सकता हूँ कि मुझे एआई पे भरोसा नहीं है, मुझे मेरे डॉक्टर पे भरोसा है, मुझे मेरा डॉक्टर चाहिए। तो यहाँ पे इन्फॉर्म्ड कंसेंट होना चाहिए। अगर कहे पेशेंट कि हाँ चलो ठीक है, आप एआई का इस्तेमाल कर लीजिए, तो कर लीजिए। फिर कोई भी तरीके का मिसयूज जो है वो इन गाइडलाइंस के थ्रू प्रिवेंट किया जा सकता है। ये देखा जा सकता है कि ये गाइडलाइंस के थ्रू कोई भी मिसयूज ना हो एआई का। बेनिफिट रिस्क असेसमेंट बाय एथिकल कमिटी, एक कमिटी जो है वो इस चीज़ का ध्यान देगी कि कितना बेनिफिट है और कितना नुकसान। ऐसा ना हो कि हम कुछ बेहतर करने जाएं और बहुत ज़्यादा हमारा नुकसान हो जाए। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स, जो बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल्स थे आज के, उसके बारे में मैंने आपके साथ डिस्कशन कर लिया है। उसके बारे में मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। आई होप आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा, आपको जान के मज़ा आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।